हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक का पार्ट 3। उससे पहले सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण कौन से हैं, उनकी विशेषताएं कौन सी है, और कुछ हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया था। अगला उसके बाद में जो आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कुछ प्रकार पढ़े थे जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरी हमने पढ़ी थी वियोजन अभिक्रियाएं। तीसरी हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रियाएं, और चौथी हमने अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो अगली जो अभिक्रिया आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। अगली जो है उसका नाम है मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। अब जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि मंद, इसका मतलब वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से संपन्न होती है, और तीव्र इसका मतलब वे अभिक्रियाएं जो तेजी से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मंद व तीव्र अभिक्रियाओं में, मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। हमारी जो 5 नंबर की अभिक्रिया है उसमें हम पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। तो नाम से प्रतीत हो रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तेज गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है, यानी उन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में सेकंड का समय भी नहीं लगता है। उससे पहले जैसे हमने अभिकारकों को डाला और अभिक्रियाएं तुरंत शुरू हो गई और तुरंत संपन्न हो गई। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, AgNO3 प्लस HCl, AgCl प्लस HNO3, श्वेत अवक्षेप। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती है उन्हें तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, अर्थात उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, सेकंड के बहुत कम अंश वे हिस्से से वो तुरंत संपन्न हो जाती है। जैसे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जब NaOH के विलयन में, जब NaOH, जैसे मान लो ये पात्र हमने लिया, इस पात्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है जो एक प्रबल क्षार है, और ऊपर से हमने HCl डाला, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। जैसे ही इस पात्र के अंदर इसको डालता है तो ये 10 की घात -10 सेकेंड
10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है, अर्थात ये तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार हम अन्य एक रासायनिक अभिक्रिया है उसको भी ले सकते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया लिखी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी प्रबल अम्ल डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और नाइट्रिक अम्ल है HNO3 वो प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं वो किस रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। इसी प्रकार एक उदाहरण के द्वारा इसको और समझते हैं। जैसे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें जो हरित वर्णक या हरित लवक पाया जाता है, जो रंध्र होते हैं, तो जब उनमें उनका प्रकाश सूर्य का प्रकाश यानी पर्णहरित या हरित लवक बोल सकते हैं या क्लोरोफिल बोल सकते हैं, सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में और वायुमंडल की CO2 और जल जब अभिक्रिया करते हैं तो पौधों के लिए किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, जैव रासायनिक अभिक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻⁻12। ये किस में होती है? 10⁻⁻10 सेकेंड में 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयुकाल का मान कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। अब क्वेश्चन आता है अर्ध आयुकाल होता क्या है? अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा और आयुकाल का मतलब आयु। तो हम इस अर्ध आयुकाल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अभिकारकों की, ध्यान से सुनना, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं उन अभिकारकों की आधी मात्रा, पूरी नहीं सिर्फ आधी मात्रा, और आधी मात्रा जब उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है तो उनको परिवर्तित होने में जितना समय लगता है उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे T½ से लिखा जाता है, T½ से लिखा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लिए T½ का मान कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। 10⁻⁻12 सेकेंड प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। तो ये हमने देखी तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में।
अगली जो अभिक्रिया हमारी आती है, इसी का दूसरा प्रकार मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, मंद का मतलब धीमी गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। तो हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, दिन या वर्षों का समय लगता है, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं या कुछ वर्षों का समय भी लग सकता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो पहला उदाहरण हम देखते हैं वो आता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक मंद रासायनिक अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। जैसे इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं, लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके एक भूरे रंग के पदार्थ जिसे जंग कहते हैं का निर्माण करता है। और जंग लोहा नहीं है, बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या उसके पश्चात बना क्या है? एक पदार्थ है। जैसे हम जो आयरन है उसके कितने परमाणु लेते हैं? 4 परमाणु। और इसी प्रकार ऑक्सीजन के 3 परमाणु लेते हैं। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 6 परमाणु। तो क्या बनेगा? Fe2O3 3H2O। ये क्या है? जंग। जब लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो ये जलवाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति से विक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। इस प्रकार जो लोहे पर जंग लगना जो रासायनिक अभिक्रिया है वो मंद रासायनिक अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। जैसे आयरन, अब ये हमने संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, लिख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ये अब क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण। जब इसको संतुलित करते हैं तो इधर देखना, आयरन के 4 परमाणु, तो इधर भी आयरन के कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणु। इधर जो जल है और इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु। सॉरी, इसमें हाइड्रोजन के जल के 6 परमाणु लेते हैं तो ये अब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। जैसे आयरन के 4 परमाणु, इधर देखो आयरन के 4 परमाणु। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 है, उसमें 3 दूनी 6 और 6 ये रहे। अब इधर देखो 3 ये और 3 दूनी 6, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 परमाणु। इसी प्रकार हाइड्रोजन के देखो 6 दूणु 12, तो इधर देखना 3 दूणु 6 और 6 दूणु 12। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित हो चुकी है। और भी हम अन्य उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया लिखा 2KClO3, इसको गर्म करते हैं, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब जब इसको गर्म किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।
तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इधर कैल्शियम के दो परमाणु, सॉरी पोटेशियम के दो परमाणु, इधर भी पोटेशियम के दो परमाणु, क्लोरीन के दो, इधर भी क्लोरीन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के 3 दूने 6, और इधर भी कितने ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी मंद रासायनिक अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार हम एक अन्य अभिक्रिया देखते हैं, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल C2H5OH। ये क्या है, एथेनॉल। दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और OH प्रतिस्थापी है या क्रियात्मक समूह है, तो क्या लगाते हैं, ओल। तो ये हो गया एथेनॉल। और ये क्या है, एसिटिक अम्ल। अब जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, दो कार्बन, ये तो हो गया एसीटेट। एसीटेट, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी मंद रासायनिक अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। उसके बाद में अगली जो रासायनिक अभिक्रिया आती है, जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगली जो नेक्स्ट अभिक्रिया है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इनकी किस प्रकार परिभाषा होती है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें वो जानेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। तो सबसे पहले इसमें जो जानना है वो है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने लिखा A प्लस बी, तो क्या बन गया, AB। A प्लस बी AB। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सी अनुत्क्रमणीय, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अभिकारकों की सांद्रता कम होती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी इसकी जो विशेषता है आपको ध्यान रखनी है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय जब इनको लिखा जाता है तो एक तरफ तीर के निशान के द्वारा लिखा जाता है। एक तरफ तीर के निशान के द्वारा
इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। तो इनमें आपको इनके 3 गुण खासकर ध्यान रखने हैं। पहला, केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। दूसरा, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं जब शुरू होती है तो अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में धीरे धीरे कम होती है और उत्पाद बनते हैं तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। और जब इनको लिखा जाता है तो एक तरफ तीर का निशान, इधर तो क्या आएंगे अभिकारक, जैसे ये अभिकारक हैं और ये तीर का निशान है और ये क्या है उत्पाद। तो ये 3 इसकी मुख्य विशेषताएं यदि आप ध्यान रखोगे तो इन अभिक्रियाओं को आप आसानी से समझ सकते हो। अगली जो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, C+O2। C+O2 ये क्या हो गया CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उसके बाद में कुछ एक है, जैसे मेथेन का दहन, मेथेन का दहन। तो मेथेन के दहन में हम लिख सकते हैं CH4+O2 CO2+H2। अब इसको हम संतुलित करके भी लिख सकते हैं। कार्बन के परमाणु इधर एक, इधर एक, इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 4 और इधर कितने हैं 2। तो यहाँ पे 2 लगाते ही हाइड्रोजन के 4 परमाणु, इधर भी 4 परमाणु। अब कार्बन का इधर कितना है 1 परमाणु, इधर भी 1। ऑक्सीजन के इधर कितने दिख रहे हैं 2 परमाणु। तो इधर टोटल कितने हैं 2A और 2A 4। तो यहाँ पे हम कितना लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं। तो CH4+2O2 CO2+2H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अगला इसी का जो दूसरा प्रकार है वो देखते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो इनके वही विशेषताएं हैं। सबसे पहले वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B C+D, ये पहली अभिक्रिया और ये सेकंड अभिक्रिया। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है अग्र अभिक्रिया और दूसरी होती है प्रतीप अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। तो पहली इसकी विशेषताएं, दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरी इसकी जो आपको विशेषता ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है, जब ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता घटती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। और जब साम्यावस्था आती है तो उत्पादों की सांद्रता घटने लगती है तथा उत्पादों की सांद्रता घटने लगती है तथा अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है और ना तो अभिकारकों की सांद्रता शून्य होती है और ना ही उत्पादों की सांद्रता शून्य होती है। यानी जितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेके उत्पाद बनाएंगे उतने ही उत्पाद अभिक्रिया में भाग लेकर पुनः अभिकारक का निर्माण कर देते हैं। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे आपको इसमें ध्यान रखना है,
इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते समय दोनों तरफ तीर के निशान के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण के तौर पे इसको देखते हैं। अब देखो इसमें एक अग्र और एक है प्रतीप। उन्हीं उदाहरणों के द्वारा हम इन दोनों प्रकारों को साथ साथ समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा N2 प्लस 3S2, इसको संतुलित करके साथ साथ ही लिख रहा हूं N2 प्लस 3S2 2NH3। ये पहली और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये है अग्र और ये है प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है विपरीत दिशा में, अग्र का मतलब आगे की दिशा में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, और जैसे ही अमोनिया का निर्माण होगा तुरंत ये प्रतीप दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न होने लगेगी और पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण शुरू हो जाता है। अर्थात N2 और H2 अग्र दिशा में विकृत होकर अमोनिया बनाते हैं और तुरंत यानी साम्यावस्था पर उसी स्थिति में अमोनिया है वो प्रतीप दिशा में अभिक्रिया करके तुरंत N2 और H2 का निर्माण करता है। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। जैसे H2O प्लस H2CO3 जल और कार्बनिक अम्ल। अब जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और उसके साथ में बनता है HCO3 माइनस। तो इन उत्पादों का निर्माण होता है। तो जल और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है उनका निर्माण होता है, और जब ये उत्पाद बन जाते हैं तो तुरंत ये प्रतीप दिशा में अभिक्रिया संपन्न होगी और तुरंत H2 और H2CO3 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अगली हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। जो 7 नंबर की अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में आपको क्या पढ़ना है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2। तो इनकी परिभाषा क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उससे पहले हमें कुछ पढ़ना होगा। सबसे पहले प्रबल अम्ल, उसके बाद में कुछ दुर्बल अम्ल, उसके बाद में प्रबल क्षार और उसके बाद में दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं, वे क्षार प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो
जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रबल अम्ल के जैसे HCl, HNO3, H2SO4। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल में जैसे H2CO3, CH3COOH, HCOOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद में जैसे प्रबल क्षार में हम उदाहरण देखते हैं NaOH, KOH, ये प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण हैं। दुर्बल क्षार के कुछ उदाहरण जैसे दुर्बल क्षार में हम देखते हैं जैसे ये तो है NaOH है, KOH है, ये दुर्बल क्षार। फिर जैसे MgOH2, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। उसके बाद में जैसे हम लिख सकते हैं खासकर MgOH2, ये किसका उदाहरण है, दुर्बल क्षार के उदाहरण है। अब हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को इन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के आधार पे अभिकृत कर सकते हैं। जैसे देखना, इसमें कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। परिभाषा क्या है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करने से लवण और जल का निर्माण होना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, लवण और जल। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो लवण प्राप्त होते हैं वो किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राप्त लवण किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ये जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया का। उसके बाद में जैसे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे दुर्बल अम्ल में हमने ले लिया CH3COOH और इधर ले लिया NaOH। इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो प्राप्त जो लवण होते हैं वो किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि इसमें क्षार क्या है, प्रबल है, इसलिए लवण किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फिर इसी प्रकार हम इसका एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। और चौथा इसका उदाहरण हम लेते हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। अब देखना, इसमें जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं